नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम एक बार पुनः आपका इन फोकस सिविल एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि संभावित टॉपिक जलवायु, काफी दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी कि जलवायु बड़ा अच्छा टॉपिक है, आज आखिरकार आ ही गया वो टॉपिक। अब आपको पानी पी करके और पूरी तरीके से सज्ज होकर के पढ़ने के लिए इस टॉपिक को देखना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और केवल यही नहीं, ज्योग्राफी में जलवायु का अपना एक अलग ही महत्व है। अगर ज्योग्राफी में जलवायु समझ में आ गई मतलब सब समझ में आ गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जलवायु समझ गए तो इसका मतलब आपने सब कुछ समझ लिया। समझिए कैसे, ये जो मैं बात बोल रहा हूं इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है आपको। इसके लिए आपको एक चीज देखनी पड़ेगी या एक चीज समझनी पड़ेगी। थोड़ा सा राइटिंग पैड आ जाए भैया, तुम इधर आ जाओ, तुम नीचे चले जाओ। कहने का मतलब है मेरे जलवायु क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके समझने से पहले थोड़ा सा एक बात समझिए आप। जैसे एक चीज याद रखिएगा बच्चा, कि आपने किसी क्षेत्र की जलवायु का अध्ययन कर लिया। किसका अध्ययन? जलवायु का अध्ययन कर लिया। जैसे ही आप जलवायु का अध्ययन कर लेते हो किसी क्षेत्र की, तो आपको यह पता चल जाता है कि वहां पर वर्षा का वितरण क्या है। वर्षा का वितरण क्या है? वहां का तापमान क्या है? अब अगर आपने कहीं की जलवायु पढ़ ली तो वहां के वर्षा वितरण का जानकारी हो जाएगी आपको। वहां कौन से मानसून से बारिश होती है, ये सारा कुछ आपको पता चल जाता है। कुल मिला के आपको वर्षा का सारा नॉलेज हो जाता है अगर आपने जलवायु को पढ़ लिया। और टेम्परेचर का नॉलेज भी आपको हो जाता है जलवायु वाले टॉपिक को पढ़ने से। और अगर इन दो टॉपिक का आपको नॉलेज हो गया तो याद रखना, इन दोनों टॉपिक के नॉलेज पर ही डिपेंड होती है वहां की मृदा डिपेंड करती है। और जब मृदा के बारे में आपने कहीं की स्टडी कर लिया तो आपको पता चलने लगता है कि आखिर वहां पर वेजिटेशन क्या होगा, अर्थात वहां की वनस्पति क्या होगी। कुल मिला के आपको वनस्पति के बारे में पता चल जाएगा, फसल के बारे में पता चल जाएगा, इसके बारे में फसल के बारे में पता चल जाएगा, वन संसाधन के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के मृदा के बारे में पता करने से मृदा के अकॉर्डिंग ही तो अलग अलग फसलें पैदा होती हैं। अब हर प्रकार के पौधे हर मृदा में तो नहीं हो जाते। अब अगर आप लीची पैदा करना चाहो तो सोनभद्र में लीची तो नहीं पैदा होगी, लीची पैदा होगी सहारनपुर में ही। उसके लिए वहां का कौन जिम्मेदार है? क्लाइमेटिक कंडीशन जिम्मेदार है, ठीक है ना। अगर आप अदरक पैदा करना चाहते हैं तो आप अदरक को सहारनपुर में नहीं पैदा कर सकते हो, आपकी अदरक पैदा होगी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। उसका रीजन ये होता है कि वहां की क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है जो अदरक को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है। कुल मिलाकर के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही हर जगह अलग अलग प्रकार की कृषि और संस्कृति वहां की होती है। इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ज्योग्राफी के अंदर हमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक हमारा हो जाता है वो जलवायु हो जाता है। अब जलवायु को सबसे पहले क्यों नहीं पढ़ते फिर, अगर इतना ही महत्वपूर्ण है तो बेटा जलवायु को समझने के लिए हमें किसी भी जगह का भौतिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी होता है। किसको समझना जरूरी होता है? उसके भौतिक स्ट्रक्चर को, अर्थात भौतिक संरचना को समझना बहुत जरूरी होता है। और अभी तक मैंने आपको पढ़ाया क्या है? उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में ही तो पढ़ाया है। अभी मैंने आपको नदियां पढ़ाई, पर्वत पढ़ाए, पठार पढ़ाए, भौतिक विभाजन उसका पढ़ाया। ये सब क्या है? ये सब भौतिक संरचना ही तो है। सीमाओं को पढ़ाया, तो ये सब क्या है? भौतिक संरचना ही तो है। कुल मिला के भौतिक संरचना पढ़ने के बाद ही इस टॉपिक को हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो अब हमारा भौतिक संरचना वाला टॉपिक खत्म ही हो चुका है, नदियों वाला टॉपिक खत्म ही हो चुका है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा जलवायु वाले टॉपिक को। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कंसंट्रेट करके इसको समझिएगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके अंदर बिल्कुल छपता हुआ चला जाए। तो चलो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और अपने टॉपिक की तरफ चल के देखते हैं कि आखिर इस टॉपिक के क्या आयाम है और ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों की बात करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की जलवायु, अब एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा यहां पर मैं एक प्रश्न आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। हर जगह की जलवायु अलग अलग होती है, आपने किताबों में पढ़ा होगा। कहीं की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है तो कहीं की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय होती है तो कहीं की जलवायु समशीतोष्ण कटिबंध होती है, ठीक है ना। उष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध समझने में किसी को कोई अगर समस्या हो तो याद रखना, आपको उष्ण कटिबंध का मतलब होता है ट्रॉपिकल जलवायु, एक तरीके से ट्रॉपिकल बेस्ड जलवायु, ठीक है ना। और शीतोष्ण का मतलब होता है टेम्परेट जलवायु, ठीक है ना, टेम्परेट क्लाइमेट वहां का होना, ठीक है ना। उष्ण कटिबंध का मतलब गर्म क्षेत्र की जलवायु, ठीक है ना। और शीत कटिबंध का मतलब ठंडे क्षेत्र की जलवायु। और शीतोष्ण कटिबंध का मतलब होता है थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म जलवायु, ठीक है ना। तो ये सब भूगोल की चीजें हैं कि कटिबंध का मतलब सिंपल सा याद रख लेना, कटिबंध का मतलब कुछ नहीं होता, कटिबंध का मतलब होता है जोन। क्या होता है? जोन, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। ये भूगोल में उसको कटिबंध बोल दिया जाता है, एक लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम थोड़ा सा अपने उत्तर प्रदेश को गौर करें
तो देखो ये जो आपकी ये ग्लोब है, ग्लोब में ये जो लाइन है इससे हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री क्या बोलेंगे इसको? 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलेंगे इसको, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस कलर का प्रयोग ना करके हम लोग इस कलर का प्रयोग करते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा इसको बोलेंगे, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर की तरफ जाएं तो ये समझ लीजिए कि ये आपकी 23.5 डिग्री के आसपास, कुल मिला के हमारा भारत कहाँ पे है? हमारा भारत यहाँ पे है। ऐसा समझिए कि हमारा भारत कहाँ पे है बच्चा? यहाँ पे है। अब भारत जब यहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश भी यहीं पे होगा। कुल मिला के अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो इधर पूरब में है और इधर उत्तर में है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अर्थात जो भारत है हमारा वो बेसिकली, वो जो भारत है हमारा 60 डिग्री के नीचे आ जाता है, ठीक है ना। देखो 23.5 बीचों बीच से निकल के गई है। 23.5 कहां से निकल के गई है? बीचों बीच से निकल के गई है, भारत के बीचों बीच से लगभग। तो भारत की जो जलवायु है वो आपकी कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और भारत की जलवायु पे मानसून की प्रभाव रहता है। मानसून एक स्पेशल टाइप की, एक तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जो दुनिया के कुछ विशेष जगहों में ही पाई जाती है, जो भारत में पाई जाती है, ठीक है ना। मानसून की प्रवृत्ति होती है समय के हिसाब से बदल जाना, ठीक है ना। तो ये मानसून की जो क्लाइमेट कंडीशन है ये भारतीय क्षेत्र में पाई जाती है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में भारत स्थित है, उसके साथ साथ मानसून का इसमें प्रभाव है, इसलिए भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसून है। और जब भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून है तो सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश की भी जलवायु क्या होगी? उष्ण कटिबंधीय मानसून होगी, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्या होगी? मानसून होगी, ठीक है। और इसकी एक जलवायु और बोली जाती है समशीतोष्ण जलवायु। क्या बोली जाती है? समशीतोष्ण। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का कारण जरा समझिए। अगर हम भारत के मैप को गौर से देखें, अगर हम भारत के मैप को गौर से देखें, इतना ही मैप बनाएंगे। हाँ, अब यहां पर आपने गौर से देखा होगा तो भारत में जो आपका अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, जो ये आपकी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, ये है। कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है, देखो कर्क रेखा अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान लूं तो कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है ये बेसिकली शीतोष्ण कटिबंध, ऊपर का यहां से लेकर के थोड़ा 23.5 से लेकर के लगभग 60 डिग्री तक का जो क्षेत्र होगा, इसको मैं 60 डिग्री थोड़ी देर के लिए मान लूं तो एक थोड़ा सा इसको मैप को सही बना दूं ताकि आपको समझने में दिक्कत हो गई। इसको मैं मान लेता हूं 0 डिग्री, इसको मैं मान लेता हूं 23.5 डिग्री, इसको मैं मान लेता हूं 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। भारत जो हमारा स्थित है वो आपका आधा इसमें स्थित है, मतलब आधा 23-23.5 के ऊपर है और आधा 23.5 के नीचे है। कुल मिला के कुछ पार्ट जो भारत का है, भारत का जो कुछ पार्ट है वो इस 23.5 और 0 के बीच वाले जोन में आता है, ये वाला जोन। और पृथ्वी में याद रखना 23.5, 0 से 23.5 ऊपर नीचे का जो जोन होता है, ऊपर नीचे का जो ये जोन होता है, ये वाला जोन जो होता है, इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध बोला जाता है। इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध बोला जाता है, अर्थात इंग्लिश में इसको ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। हिंदी में उसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं और इंग्लिश में उसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो भारत का आधा जो है जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंध है। उसके बाद 60 से 23.5 के बीच का जो जलवायु है, अर्थात भारत में जो ये वाला क्षेत्र है आपका, ये जो वाला क्षेत्र है भारत का 23.5 से जो 60 वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है बेसिकली 23.5 से या कभी कभी हम 30 से मान लेते हैं उसको, ये क्षेत्र जो कहलाता है ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है बच्चा? इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है ना। सब ट्रॉपिकल जोन इसे बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आ गया। और ये शीतोष्ण इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा सा गर्म है, नीचे से गर्मी आई, ऊपर से ठंडी आई, तो थोड़ा ठंडा गर्म हो गया, तो शीतोष्ण। तो भारत की अगर जलवायु कहा जाए, उत्तर प्रदेश की पर्सनल अगर जलवायु कहा जाए तो ये थोड़ा सा शीतोष्ण है, उष्ण कटिबंधीय भी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी भी कह सकते हैं इसे, और सम शीतोष्ण कहते हैं क्योंकि ये शीतोष्ण वाले कटिबंध में आता है। इसलिए भारत की, उत्तर प्रदेश की पर्सनल जलवायु को हम समशीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय जलवायु के शब्द से संबोधित कर सकते हैं। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, ऐसी जलवायु होने के पीछे कारण क्या है? वैसे देखो शीतोष्ण कटिबंध में भारत का उत्तर भारत आता है
उत्तर भारत इस कटिबंध में आने के बावजूद भी जलवायु ऐसी है, अर्थात उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उसके पीछे कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश के अगर उत्तर में देखा जाए तो हिमालय की ऊंची ऊंची क्या है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इस कटिबंध से आने वाली अर्थात शीत कटिबंध से आने वाली इन ठंडी ठंडी हवाओं को ये हिमालय क्या कर लेता है, रोक लेता है, जिसके कारण शीत कटिबंध का अधिक प्रभाव भारत की जलवायु पे नहीं पड़ पाता। ज्यादातर जो प्रभाव उत्तर प्रदेश की जलवायु पे पड़ता है वो कैसा प्रभाव पड़ता है, वो उष्ण कटिबंध वाला प्रभाव ही पड़ता है। याद रखना, यदि हिमालय ना होता तो उत्तर प्रदेश की जलवायु शीत कटिबंध की जलवायु में तब्दील हो चुकी होती, ठीक है ना, या कंप्लीटली शीतोष्ण जलवायु होती उसकी जो उसकी कंडीशन है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण होने के साथ साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन कौन है, आपका हिमालय है, जो शीत कटिबंध से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जलवायु को हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम उत्तर प्रदेश की जलवायु को समशीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु के नाम से संबोधित कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम इसको देखते हैं कि वर्षा के आधार पर, अकॉर्डिंग टू रेन, वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। एक ऐसा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जहां पर वर्षा लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर होगी, मतलब उत्तर प्रदेश में वर्षा के आधार पर जलवायु को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग ये है और दूसरा ये है। एक ऐसा क्षेत्र जहां 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है उसे हम आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र कह देंगे, ठीक है ना। और एक ऐसा क्षेत्र जहां 100 से 120 सेंटीमीटर केवल बारिश हो रही है, इसे साधारण आर्द्र एवं उष्ण कटिबंध जलवायु हम कह सकते हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश की जलवायु को हम वर्षा के आधार पर 2 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं, आर्द्र एवं उष्ण वाली क्षेत्र और साधारण आर्द्र एवं उष्ण वाला क्षेत्र। अब ये देखें कि ये ससुरे क्षेत्र हैं कहां उत्तर प्रदेश में, तो आर्द्र एवं उष्ण वाला क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, उत्तर प्रदेश का तराई एवं भाभर की पट्टी। ये जो आपका उत्तर प्रदेश की तराई और भाभर की ये जो पट्टी है, ये पट्टी जिसमें से ऊपर वाली भाभर और नीचे की तराई, ये दोनों पट्टी मिलकर के इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इस क्षेत्र में बारिश कितनी होती होगी, 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास होती होगी, ठीक है ना। और कौन सा क्षेत्र आता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। इसमें क्या क्या आता है, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र, मतलब आपका ये वाला, ये पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र, जिसमें से पूर्वांचल के ऊपरी पार्ट को बेसिकली बच्चा, पूर्वांचल ये देखो कंप्लीट पूर्वांचल है, इस पूर्वांचल के ऊपरी पार्ट को अर्थात इस पार्ट को हम पूर्वी क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम पूर्वी क्षेत्र कहते हैं। ये पूर्वांचल के ही 2 पार्ट हैं, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में जलवायु हमारी कैसी है, हमारी जलवायु है आर्द्र एवं उष्ण। तो अगर मैं मैप में कहूं आर्द्र एवं उष्ण जलवायु वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो आप कहोगे सर जी आर्द्र एवं उष्ण कटिबंधीय वाला जो क्षेत्र है, इसको मैं इस कलर से, तो ये क्षेत्र, ये जो आपका क्षेत्र है ये आएगा आर्द्र एवं उष्ण में, जिसके अंतर्गत भाभर और तराई की पट्टी आ जाएगी। इसके साथ साथ आपका ये क्षेत्र आ जाएगा, थोड़ा सा ये क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का इतना जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इतनी क्षेत्र की जलवायु कैसी है, आर्द्र एवं उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है, ठीक है ना। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि यहाँ पर बारिश कितनी हो रही है, 100 से 150 सेंटीमीटर पे आसपास बारिश हो रही है, और बारिश के आधार पर ये कैटेगरी की गई है। इसके बाद जो बाकी बचा क्षेत्र, कंप्लीट उत्तर प्रदेश का इतना क्षेत्र बचा है, बाकी जो बचा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ये जो कंप्लीट इतना क्षेत्र बचा है, इस क्षेत्र को बेसिकली ये बाकी बची जलवायु के अंतर्गत आ जाएगा। ये जो क्षेत्र है ये बाकी बची कौन सी है, साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु, ठीक है ना। तो बाकी क्षेत्र इसमें आ जाएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, मध्यवर्ती मैदान आ जाएगा, मतलब ये पूरा मध्यवर्ती गंगा यमुना का जो मैदान है, इसके अंतर्गत बेसिकली आपका ये रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा। और कौन सा रीजन आ जाएगा, इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा, जिसमें मेरठ मंडल और जो है कुल मिलाकर के ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा, ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा। और बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, कुल मिलाकर ये सारा क्षेत्र कंप्लीट जलवायु में शामिल है, ठीक है ना। जहां पर बारिश औसत कितनी होती है, 100 से 120 सेंटीमीटर के बीच। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जब नाम की बात आए कि उत्तर प्रदेश की जलवायु का नाम क्या है, तो समशीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकृति की जलवायु है। मानसूनी प्रकृति की जलवायु इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है, जो आपका इस तरफ से आता है, वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए इस तरफ उत्तर प्रदेश में क्या करता है, प्रवेश करता है। इसलिए इसमें मानसूनी जलवायु का, मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, इसलिए उसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकृति की जलवायु बोल देते हैं, ठीक है ना। तो
वर्षा के आधार पर कितने प्रकार से डिवाइड किया गया? 2 प्रकार से, आर्द्र एवं उष्ण और साधारण आर्द्र एवं उष्ण। आर्द्र एवं उष्ण में बारिश कितनी? 100 से 150 सेंटीमीटर। साधारण आर्द्र में उसमें कितनी? 100 से 120 सेंटीमीटर। इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा? ये वाला जो क्षेत्र आएगा येलो ब्लू वाला क्षेत्र, और साधारण आर्द्र एवं उष्ण में बाकी बचा क्षेत्र आ जाएगा। बाकी बचे क्षेत्र में क्या क्या आता है? मध्यवर्ती मैदान, जिसके अंतर्गत पश्चिमी मध्य मैदान और मध्य मैदान। जलवायु प्रदेश को देख लेना एक बार। पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? पश्चिमी मैदान आ जाएगा और दक्षिण पश्चिम मैदान आ जाएगा। पश्चिमी मैदान के अंतर्गत मेरठ मंडल आता है और दक्षिण पश्चिम मैदान के अंतर्गत मथुरा और आगरा मंडल आता है। बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, इसके अंतर्गत बुंदेलखंड आता है और बिंद क्षेत्र आता है। मतलब ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया और ये आपका बिंद क्षेत्र हो गया, ये आ जाता है। तो कुल मिलाकर के हमारी जलवायु को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और याद रख लेना कि उत्तर प्रदेश को कुल, यहाँ पर कुल याद रख लेना, कुल 20 इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, पारिस्थितिक तंत्र में डिवाइड किया गया है, तथा इसे कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। अब ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु, मतलब देखो कृषि करने के लिए अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश को अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग छोटे छोटे क्लाइमेटिक जोन में, जहां पर कृषि करना आसान है और सरकार को वहां की कृषि से संबंधित नीति बनाने में भी क्या होती है? आसानी होती है कि कहां पर खाद की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, कहां पर किस प्रकार के फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, कहां पर कौन सी फसल बोई जाए जाके अच्छी पैदावार हो। इस तरीके से सरकार ये सब स्टडी करती है, उसके बाद ही सरकार क्या बनाती है? योजना बनाती है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु प्रदेश कौन से हैं। ये चूंकि इकोलॉजी का पार्ट है, आपका जलवायु का पार्ट है, इसलिए उसको अंदर देखना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, उनकी लोकेशन देखने वाले हैं। तो आ जाओ भाई उत्तर प्रदेश के जलवायु प्रदेश। तो ये आपके सामने आ गए उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश। अभी इनकी जरूरत एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में पड़ेगी, तो वहां भी अभी इनको पढ़ेंगे ही हम। फिलहाल यहाँ पर आप समझ लीजिए, तो आगे इनको समझना क्या हो जाएगा? और आसान हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। नीचे चले जाओ, चला गया, कभी कभी बुरा मान जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेश है। कितने पारिस्थितिक प्रदेश हैं? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश में कुल 20 पारिस्थितिक प्रदेश हैं। कितने मृदा समूह उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं? तो 8 मृदा समूह उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा इनको। आपसे नाम पूछ लिया जाए, ये जब अभी आप पीसीएस का मेंस देंगे तो वहां पर ये उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज्योग्राफी का ये वाला टॉपिक आपका। तो पीसीएस मेंस में 5 और 6ठा पेपर उत्तर प्रदेश ही हो गया है, ठीक है ना। उसके लिए बड़ा कारगर साबित होगा ये। अभी बाकी आपके आरओ के लिए तो महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो उस पर लिखा है आरओ और पीसीएस दोनों के लिए काम का है, और बेहतरीन मेंस प्री सब के लिए काम का है। तो बच्चा जो 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो कौन से हैं और उत्तर प्रदेश के मैप में उन्हें कहां लोकेट किया गया है, ये भी आप यहां पर बड़े आसानी से देख सकते हैं। देखो सिंपल उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश के मैप में सहारनपुर से लेकर के जो महाराजगंज तक की जो पट्टी है पतली सी, ये जो पट्टी पतली सी है, इस कंप्लीट पट्टी को हम क्या कहते हैं? भाभर व तराई। अब इस कंप्लीट पट्टी को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पट्टी ऐसी जो बिल्कुल नीचे नीचे है, वो तराई कहलाएगी, और ऊपर वाली पट्टी क्या कहलाएगी? भाभर कहलाएगी। कंप्लीट इस क्षेत्र को हम भाभर तराई क्षेत्र कह देते हैं, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो आपका ये हो गया, एक जलवायु प्रदेश ये हो गया। इस जलवायु प्रदेश की विशेषता क्या है कि भैया इसमें जो है भाभर वाला जो क्षेत्र है, देखो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करके बता दूं आपको। इसको मैं थोड़ा सा, कहां चला गया, इसको मैं थोड़ा सा और आपको डिस्क्राइब करते हुए बताऊं। अब इसमें देखो एक पट्टी है ऊपर की, थोड़ा सा ये अब इसमें जो ऊपर का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये कहलाता है बच्चा, ये ऊपर वाला क्षेत्र है भाभर। और इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है ये है तराई। ये कौन है? तराई है। लगभग इनकी विशेषताएं लगभग सेम है, इसीलिए इनको एक साथ पढ़ लिया जाता है, लेकिन कुछ इसमें कंडीशन है। जैसे भाभर की विशेषता यह है कि यहाँ मिट्टी के बड़े बड़े कण पाए जाते हैं। मिट्टी के क्या पाए जाते हैं? बड़े बड़े कण पाए जाते हैं। जबकि तराई क्षेत्र में मिट्टी के क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है ना। भाभर क्षेत्र अगर देखा जाए तो कृषि की दृष्टि से क्या होता है? कृषि की दृष्टि से अनुपयोगी होता है, मतलब यहाँ कृषि नहीं की जा सकती। बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। चट्टानी टुकड़े भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ककरीली पथरीली जमीन होती है भाभर क्षेत्र की कुल मिलाकर के। तराई क्षेत्र में क्या होती है? मृदा बिल्कुल छोटे छोटे कणों में होती है। मैदानी क्षेत्र की मृदा इससे भी ज्यादा छोटे कणों में होती है। याद रखना, तराई क्षेत्र में हम गन्ना तथा धान की खेती सबसे ज्यादा रूप में करते हैं। गन्ना और धान इस बेल्ट में सबसे ज्यादा पैदा होता है, क्योंकि इसमें पानी की अधिकता नॉर्मल रहती है ज्यादा, इसलिए यहाँ पर। और बारिश भी अभी मैंने देखा तराई क्षेत्र की 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश
प्राप्त करने वाला ये क्षेत्र है। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, इसमें क्या होगा, गन्ना और धान की खेती करना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। ठीक है ना। अभी हालांकि इसके बारे में जब एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं इसको एक जोन के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। अभी यहाँ पर केवल आपको ये पता करना है कि उत्तर प्रदेश के जो 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, आखिरकार वो उनके नाम क्या हैं और वो कहां पर लोकेटेड हैं। तो भाबर तराई क्षेत्र का आपको लोकेशन क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट मैदान, उत्तर प्रदेश में आता है नॉर्थ ईस्ट मैदान। देखो उत्तर प्रदेश का ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन बच्चा नॉर्थ ईस्ट मैदान के अंतर्गत आता है। और ये वाला जो लोकेशन है, इतना ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन ईस्ट मैदान के अंतर्गत आता है। सब टोटल मैदान है, देखो भाबर तराई के नीचे ये टोटल मैदान है, बस ये पठारी क्षेत्र है और ये पहाड़ी क्षेत्र है, विंध्य पर्वत का पहाड़ी क्षेत्र। इसको हटा दो तो ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट मैदानी क्षेत्र है। इसलिए देखो सबके पीछे मैदान लगा है, सबके पीछे क्या लगा है, मैदान लगा है। ये सब कंप्लीट मैदानी क्षेत्र है जो गंगा, यमुना तथा उसकी सहायक नदियों से क्या है, निर्मित किया गया है। अब उसी को अलग अलग क्षेत्र से, जैसे इसको हमने बोल दिया नॉर्थ ईस्ट मैदान, इसको हमने बोल दिया ईस्ट मैदान, उसके बाद इसको देखो हमने बोल दिया क्या, मध्य मैदान, इसके बाद इसको बोल दिया हमने पश्चिम मध्य मैदान, मतलब यहां से इधर का पश्चिम हो गया तो ये पश्चिम मैदान हो गया। अब पश्चिम और मध्य मैदान के बीच पश्चिम मध्य मैदान, और इसके दक्षिण में तो दक्षिण पश्चिम मैदान हो गया। और ये बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र तो आप पढ़ ही चुके हो। और यहाँ विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं कैमूर के नाम से, इसे विंध्य क्षेत्र कह दिया। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश को कितने क्लाइमेटिक कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। भाबर तराई क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट मैदान, पूर्वी मैदान, विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य मैदान, दक्षिण पश्चिम मैदान और पश्चिम मध्य मैदान, दक्षिण पश्चिम मैदान ये हो गया, मध्य पश्चिम मैदान ये हो गया, पश्चिम मध्य मैदान ये, और पश्चिमी मैदान आपका ये हो गया। ठीक है ना, जिसके अंदर सहारनपुर वगैरह के नीचे जो ये सब पूरा मेरठ हेरठ वाला आ जाएगा मंडल। ठीक है ना, ये क्षेत्र हो गया। अब इसी में से कुछ विशेषताएं यहाँ पर लिखी गई हैं, जैसे विंध्य क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ये विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें सोनभद्र जो है जिला सबसे अधिक नम भूमि वाला जिला है। नम भूमि वाला जिला होने के कारण यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से आता है, इधर से घूम के आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये मानसून से बारिश भी इसको मिल जाती है। और दूसरी बात, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से वनाच्छादन इसका ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वनाच्छादन किसका है, विंध्य क्षेत्र का ही है, अर्थात इस क्षेत्र में सोनभद्र का है। ठीक है ना। और विंध्य क्षेत्र में जब सोनभद्र एक ऐसा जिला है जिसमें वनाच्छादन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सीधे शब्दों में कहें तो सबसे ज्यादा वन यही पाए जाते हैं। और जहां वन होते हैं बच्चा, वहां वाष्पीकरण की प्रोसेस ज्यादा होगी, वाष्पीकरण की प्रोसेस ज्यादा होगी तो एटमॉस्फेयर में नमी ज्यादा जाएगी, नमी ज्यादा आएगी तो नम भूमि वाला जिला बन जाएगा। ठीक है ना। तो विंध्य क्षेत्र का नम सोनभद्र जो है सबसे अधिक नम भूमि वाला जिला है। इसका कारण क्या है, पर्वतीय क्षेत्र का अधिक वन होना, मतलब अधिक होना, पर्वतीय क्षेत्र अधिक है तो अधिक वन है, इसीलिए वो अधिक नम भूमि वाला जिला है। इसके बाद बुंदेलखंड वाले क्षेत्र की, अर्थात इस वाले क्षेत्र की एक विशेषता है, वो विशेषता क्या है कि इसका औसत तापमान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में एवरेज टेम्परेचर अगर कहा जाए सबसे ज्यादा कहां का होता है, तो बुंदेलखंड का होता है। इसका रीजन क्या है कि कर्क रेखा जो नीचे से निकल गई है 23.5 डिग्री, वो सबसे नजदीक किसके है, वैसे तो सबसे नजदीक आपका विंध्य क्षेत्र से है, मतलब आपका सोनभद्र सबसे नजदीक है, आप उत्तर प्रदेश का सोनभद्र सबसे नजदीक है कर्क रेखा के। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे गर्म कौन रहता है, बुंदेलखंड रहता है। उसका रीजन है यहाँ का पठारी क्षेत्र होना, यहाँ का पठारी क्षेत्र होना। और पठार पहाड़ों की तुलना में हमेशा क्या होते हैं, अधिक गर्म होते हैं। ठीक है ना। तो बुंदेलखंड में औसत तापमान अधिक होना, इसका रीजन क्या है, कर्क रेखा के नजदीक होना, कर्क रेखा के नजदीक होना, और नजदीक होने के साथ साथ यहाँ का पठारी क्षेत्र होना, पठार चट्टानों से निर्मित होते हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी अधिक पाई जाती है। याद रखना, इसी क्षेत्र में बांदा यहाँ पर पाया जाता है जहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है भारत के अंदर। भारत के अंदर क्या, बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। 45-48 तक पहुंच जाता है, समझ लो यहाँ का टेम्परेचर 45-48 डिग्री सेल्सियस गर्मी में पहुंच जाता है यहाँ पर टेम्परेचर। ठीक है ना। तो यहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है, तो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद दक्षिण पश्चिम मैदान की अगर मैं बात करूं, दक्षिण पश्चिम मैदान यहाँ की एक विशेषता है, यहाँ एक जिला है इटावा। इस क्षेत्र में एक जिला पड़ता है इटावा, जो अवनलिका अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। किससे प्रभावित है, अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन क्या होता है, देखो जब नदियां चलती है, नदी बहती है, तो नदी अपने चारों तरफ, जब नदी के बाढ़ का टाइम आता है तो नदी अपने चारों तरफ इस तरीके से अपर्दन करती है। ठीक है ना, अपने चारों तरफ जो है इस तरीके से अपर्दन करती है और बीहड़ का निर्माण करती है। क्या करती है, बीहड़ का निर्माण करती है। और चंबल नदी एक ऐसा काम कर रही है भारत में। भारत में चंबल नदी जो है सबसे ज्यादा अवनलिका अपर्दन करने के लिए क्या की जाती है, जानी जाती है। और इटावा क्षेत्र से चंबल नदी प्रवाहित होती है, और इसलिए दक्षिण पश्चिम मैदान में इटावा स्थित है। और यहाँ पर
अवनलिका अपर्दन सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है आपका इटावा। इसका कारण क्या है? चंबल नदी का प्रभाव। ठीक है ना, तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में आ जाने चाहिए कि कितने जलवायु प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश में। तो 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ये आपके सामने रहे, इनको आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित कुछ अन्य पॉइंट भी हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जलवायु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इनको भी समझ लीजिए। ये कोपेन महोदय हैं, जलवायु वितरण के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है ना, बहुत महान व्यक्ति हैं। भारत में जलवायु या दुनिया की जलवायु को सही, मतलब एक तरीके से इनका जो कैटेगराइजेशन है बहुत अच्छा कैटेगराइजेशन है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये स्लाइड आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की होगी, हालांकि मेंस के अलावा पीटी में भी इस स्लाइड से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो दोस्तों हम जरा देखने वाले हैं इस स्लाइड में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की जलवायु, अगर मैं कोपेन के अनुसार कहूं, कोपेन के पहले बारे में सुन लीजिए। ये कोपेन महोदय हैं, ये कौन है? ये कोपेन है, ये भैया कोपेन महोदय हैं। इनके बारे में जरा थोड़ा सुन लीजिए। ये कौन है? कोपेन। अरे यार कौन सा कलर यूज कर रहा हूं? कोपेन, ये कोपेन। और जलवायु विभाजन इनके द्वारा किया गया है। ठीक है ना, पूरे देश का जो जलवायु विभाजन है, ये CDFC, ये सब बड़ा कठिन होता है, इनको जरा समझिए। मैं बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और उम्मीद रहेगा कि आपको बिल्कुल दिमाग में चढ़ जाए, दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखो पहले तो कोपेन के बारे में समझ लो। ये जो कोपेन है, ये व्लादिमीर, इनका पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन, और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के मौसमवेत्ता हैं, मतलब वहां के एक तरीके से मौसम पूर्वानुमान लगाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है ना, कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण कब दिया था? तो 1900 में दिया था। सन कब दिया था बच्चा? 1900 में दिया था इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण। ठीक है ना, तथा उसके बाद 1918 और 1936 में इसमें काफी संशोधन भी इसने किए थे। ठीक, कुछ कमियां रह गई होंगी, उनको सुधार किया था। अच्छा, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे माना है? तो टेम्परेचर को माना है तथा वर्षा को माना है। कहने का मतलब इन्होंने जो भी जलवायु का वर्गीकरण किया है, तापमान और वर्षा के आधार पर किया है कि कहां पर कितनी वर्षा होती है और कहां पर कितना टेम्परेचर होता है। इस आधार पर इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को पूरी दुनिया में जलवायु के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया है, और उसी हिसाब से भारत की जलवायु को भी हम देखते हैं, और उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश की जलवायु को देखते हैं। अच्छा, इनके अनुसार अगर हम उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु देखो CWG आती है। कैसी आती है? CWG। CWG का मतलब होता है शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, मतलब शुष्क शीत वाला, मतलब यहाँ शीतकाल कैसा होगा? एकदम सूखा होगा, तथा मानसूनी प्रकृति की जलवायु होगी। ऐसी जलवायु को कोपेन के द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया है? CWG। अब ये CWG ही क्यों बोल दिया है? AWG क्यों नहीं बोल दिया, या AS, ये सब क्यों ऐसा बोल दिया गया? अभी मैं सब कुछ आगे बताने वाला हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको समझना। तो याद रखिए, कोपेन ने, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जलवायु का जो वर्गीकरण किया था कोपेन ने, तो कौन सी चीज को बेस बनाया था? तो टेम्परेचर और वर्षा को बेस बनाया था, सब पूछा जाता है। अच्छा, कोपेन का मानना था, कोपेन का कहना था कि किसी भी क्षेत्र का तापमान तथा वर्षा उस क्षेत्र की वनस्पति को क्या करता है? प्रभावित करता है। इनका मानना था कि अगर किसी क्षेत्र में वर्षा और वहां के टेम्परेचर को हम समझ लेते हैं, तो हमें वहां की वनस्पति क्या हो जाएगी? बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनका यह मानना था कि किसी भी क्षेत्र में कौन सी वनस्पति है या कौन सी वनस्पति वहां पैदा होगी, इसके पीछे जो सबसे मेन कारण है वहां का तापमान और वर्षा होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर वर्षा और तापमान के आधार पर ही कहीं की वनस्पति क्या होती है? बनती है। ठीक, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को समझने के लिए 5 बड़े अल्फाबेट अक्षरों का और कई छोटे अल्फाबेट अक्षरों का प्रयोग किया है। मतलब इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने अक्षरों का प्रयोग किया है, उसी हिसाब से अपनी जलवायु को डिस्क्राइब किया है। जैसे इनका कहना है कि ऐसा क्षेत्र जहां उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी, उसको हम ए से लिखेंगे, मतलब जहां पर उष्णकटिबंधीय, कंप्लीटली उष्णकटिबंध क्षेत्र पाया जाएगा। अर्थात 23.5 और 23.5 उत्तर से लेकर के 23.5 दक्षिण का जो पृथ्वी में क्षेत्र होता है अक्षांश के बीच, वो क्षेत्र उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है। और उस क्षेत्र में अगर कोई लोकेशन आती है तो उसमें ए शब्द लिखा मिलेगा, अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में हम ए लिखेंगे। जैसे आपने देखा होगा भारत में अगर यहां से कर्क रेखा निकल गई है, कर्क रेखा के मैंने कहा नीचे से कहीं पर 0 होगा, फिर उसके नीचे 23.5 होगा। कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। देखो इसीलिए यहां पर भी ए लिखा है, यहां पर भी ए लिखा है, यहां पर भी ए लिखा है, अर्थात इनमें नाम के आगे ए जरूर लिखा होगा। अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु को कोपेन ने ए से रिप्रेजेंट किया है, अर्थात इतनी चीज समझ में आ गई। उसके बाद शुष्क जलवायु को कोपेन ने बी से रिप्रेजेंट किया है, मतलब जहां की जलवायु एकदम सूखी सूखी होगी, रेगिस्तानी टाइप के इलाके की होगी, उसे जलवायु को इसने किससे रिप्रेजेंट किया है? बी से। इसीलिए आपने देखा होगा
यहाँ पर देखो BWHW, BSHW है, लिखा है कि बी नहीं लिखा, ऊपर कहीं तुमको बी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बी। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है आंध्र प्रदेश वाले रीजन में यहाँ पर भी BSHW, मतलब ये जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश का ये वाला रीजन, ये दोनों में लगभग सेम जलवायु पाई जाती है, इसीलिए BSHW यहाँ भी है और BSHW आपका यहां भी है। अभी केवल कैपिटल अक्षर का मतलब समझिए कि ए उसके पीछे लगेगा, जो जलवायु होगी उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय का मतलब ऐसी जलवायु पृथ्वी में ऐसा क्षेत्र जो 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण अर्थात कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र होता है, भूगोल में याद रख लेना, पृथ्वी में जो कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं, अर्थात ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। तो इस क्षेत्र में जो जो आएगा उसको किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा? ए नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है, अर्थात उष्णकटिबंध क्षेत्र को ए से। शुष्क जलवायु जहां होगी, अर्थात यहाँ जहां भी रेगिस्तान होगा, शुष्क रेगिस्तान वाले इलाके में ही तो होता है, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पर कोई रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर कोई रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर, तो इन्होंने कह दिया ऐसे क्षेत्र को हम क्या कह देंगे? बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे क्षेत्र को इन्होंने क्या कह दिया? हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। बोले ठीक है भैया। फिर इन्होंने कहा कि मध्य अक्षांशीय जलवायु को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से रिप्रेजेंट करेंगे। मध्य अक्षांश किसे कहते हैं? देखो ये जो होते हैं 23.5 से 23.5 दक्षिण उत्तर, ये आपके जो है निम्न अक्षांश कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद 30 से लगभग 60 के बीच का जो क्षेत्र होता है, 30 से लगभग जो बच्चा 60 के बीच का क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र इसे हम मध्य अक्षांश कहते हैं। और इसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है इसे उच्च अक्षांश कहते हैं। तो इनका कहना था कि अगर कोई लोकेशन यहां पर रिप्रेजेंट हो रही है तो इस क्षेत्र की जलवायु को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से रिप्रेजेंट करेंगे। बोलिए तो कोई बात नहीं, ठीक है भैया, ठीक। इसके बाद हिम जलवायु जहां पाई जाएगी, मतलब जहां जो बर्फ से एकदम बिल्कुल ढकी जलवायु होगी, इन्होंने कहा उसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। बोले भैया कोई दिक्कत नहीं, डी से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे तुम और किसी से रिप्रेजेंट कर लो। फिर इन्होंने बोला ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल टुंड्रा वाला क्षेत्र होगा। टुंड्रा क्षेत्र बिल्कुल बर्फ से ढका ही होता है, वहां किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। याद रखना, अगर पृथ्वी ये है तो पृथ्वी में ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो सबसे ऊपर का जो क्षेत्र होता है बिल्कुल पोल वाला रीजन, उसे टुंड्रा कहते हैं। थोड़ा सा और नीचे आओगे तो टैगा मिलेगा। फिर धीरे धीरे जलवायु इस तरीके से बदलती हुई चली जाती है, वो भूगोल का पार्ट है। फिलहाल जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है मैं उसको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चा इस चीज को याद रखना कि हिम वाले क्षेत्र को, अर्थात जो बर्फीला क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है एकदम, उसको इन्होंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। और देखो यहाँ पर आपको ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह वाले रीजन है, डी से रिप्रेजेंट कर दिया। जबकि यहाँ उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर बिल्कुल ठंडी रहती है, यहाँ बर्फ ही ढकी रहती है, इसलिए इसको इन्होंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। टुंड्रा टाइप की है, बिल्कुल जो बर्फ से ढका रहेगा वो ई से रिप्रेजेंट होगा। जो बर्फ से ढका नहीं रहेगा लेकिन ठंडा रहेगा, उसे डी से इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। इसलिए इन दोनों में देखो ई शब्द लगा है और यहाँ पर डी लगा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के कोपेन ने जब जलवायु वर्गीकरण करना शुरू किया था तो इन्होंने 5 बड़े अल्फाबेट से लोकेशन को रिप्रेजेंट किया और कई छोटे छोटे अल्फाबेट से इन्होंने, अब कई छोटे छोटे कौन से अल्फाबेट हैं तो जरा देखें, ये सामने लिखे हैं। जैसे इन्होंने स्मॉल एस से ऐसे क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया जो मरुस्थल है और अर्ध शुष्क मरुस्थल है। अर्ध मरुस्थल मतलब कंप्लीटली मरुस्थल जैसा नहीं है, लगभग मरुस्थल जैसा है, पूरी तरीके से वो मरुस्थल में चेंज नहीं हुआ, मतलब मरुस्थल बदलने की कगार में है लेकिन मरुस्थल पूरी तरीके से हुआ नहीं। ऐसे क्षेत्र को अर्ध मरुस्थल बेसिकली इन्होंने कहा, ठीक है ना। उसके बाद आपने इन्हें कैपिटल डब्ल्यू से ऐसे क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया जो पूरी तरीके से मरुभूमि है, मरुस्थल है। और इसीलिए देखो यहाँ पर जो कैपिटल डब्ल्यू है वो कहां पर यूज हुआ है? ये वाला रीजन जो राजस्थान के एकदम पश्चिमी क्षेत्र है, ये पूरी तरीके से मरुस्थल है, यहाँ कुछ नहीं होता। और इसीलिए इसमें देखो कैपिटल डब्ल्यू का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? कैपिटल डब्ल्यू। और आपको कहीं भी कैपिटल डब्ल्यू नहीं मिलेगा, बाकी हर जगह स्मॉल डब्ल्यू दिखेगा, ठीक है ना। तो कैपिटल डब्ल्यू कैसी जलवायु को बताया इन्होंने? बिल्कुल तरीके से शुष्क, मतलब एक तरीके से मरुस्थल क्षेत्र। स्मॉल एफ से इन्होंने ऐसा क्षेत्र रिप्रेजेंट किया जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। इसीलिए देखो भारत में वर्षा, अरुणाचल प्रदेश वाला ये रीजन में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर एफ का यूज किया है। ये सब समझने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। तो पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र को इन्होंने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। स्मॉल एम से इन्होंने ऐसे क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया जो शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षा बन, मतलब जहां पर शुष्क मानसून होता है लेकिन शुष्क मानसून होता है, ठीक है ना। मतलब मानसून होगा लेकिन मानसून से प्रभावित होगा लेकिन सूखा मौसम होगा उसका, ठीक है ना। जैसे ये वाला रीजन, ठीक है ना। तो इसको इन्होंने शुष्क मानसून जलवायु वाले क्षेत्र को, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से
शुष्क शीत ऋतु, मतलब जहां पर शीत ऋतु क्या होती है, सूखी होती है, उसे डब्लू। अब देखो गर्मी में ठंडी में उत्तर प्रदेश में क्या कहीं बारिश होती है क्या उत्तर प्रदेश में? ठंडी में बारिश उत्तर प्रदेश में नहीं होती, इसलिए देखो उत्तर प्रदेश के लिए इन्होंने डब्लू का यूज किया है यहाँ पर भी देखो ठंडी में, केरल में भी ठंडी में बारिश नहीं होती। स्टार्टिंग में मानसून आएगा, केरल में वर्षा आएगा, लेकिन केरल में लौटते हुए मानसून से केरल में बारिश नहीं होती। लौटते हुए मानसून से बारिश कहाँ होती है? आपका ये तमिलनाडु वाले रीजन में होती है। और लौटता हुआ मानसून जब तमिलनाडु में पहुंच रहा होता है, याद रखना मानसून आता ऐसे है और लौटता ऐसे है, ठीक है ना। जब आ रहा होता है तो उस समय नवंबर अक्टूबर का महीना होता है, अक्टूबर नवंबर या दिसंबर के महीने में मानसून यहाँ पहुंच जाता है केरल तमिलनाडु के पास, ठीक। इसलिए एक चीज यहाँ पर देखना, अभी यहाँ पे जलवायु समझना। तो इस शुष्क शीत ऋतु, मतलब शीत ऋतु जहां पर सूखी होंगी वहां डब्लू, मतलब शीत ऋतु में भी जहां बारिश होगी वहां स्मॉल डब्लू कभी नहीं आएगा। शुष्क और एच कहाँ आएगा? शुष्क और गर्म, या गर्म बिच्चा लिखा, शुष्क और गर्म क्षेत्र में एच का यूज करेंगे इन्होंने। स्मॉल सी का यूज कहाँ करेंगे? अधिक समय औसत तापमान मतलब 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब रहेगा तो इसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे। जी से ये ऐसे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे जो गंगा के मैदान को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे क्षेत्र को ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आपको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। गंगा के मैदान को इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया? जी से रिप्रेजेंट किया। तो अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश जो है मध्य अक्षांश के अंतर्गत आता है कि नहीं आता? सिंपल सी बात है, 23.5 के ऊपर है उत्तर प्रदेश, और 23.5 के जो ऊपर होगा वो मध्य अक्षांश ही कहलाएगा, ठीक है ना। इसलिए उत्तर प्रदेश मध्य अक्षांश, इसलिए हम इसकी जलवायु को सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू कोपेन हम इसका एक अक्षर सी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इसके बाद ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो शीत ऋतु होती है वो शुष्क होती है या वेट होती है? सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश की जो शीत ऋतु होती है वो शुष्क होती है, अर्थात इसमें कोई नमी नहीं होती, इसलिए इसको ऐसे जलवायु को स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करना है, हमने डब्ल्यू दे दिया। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो गंगा की घाटी के आसपास है कि नहीं है? याद रखना गंगा की घाटी की ही जलवायु है, इसलिए हमने इसको क्या दे दिया? जी दे दिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को अकॉर्डिंग टू कोपेन क्या कहा जाता है? CWG कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CWG कहा जाता है। और इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? शुष्क शीत मानसूनी प्रकार का। कैसा होता है? शुष्क शीत मानसूनी प्रकार का। अगर यहां पर यह शब्द ना लिख करके यह शब्द लिख जाता कि शुष्क शीत मध्य अक्षांशीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय जलवायु, तो क्या ये बात गलत हो जाती? तब भी ये बात गलत नहीं होती, तो मध्य अक्षांशीय जलवायु भी लिख सकते थे। अब संयोग ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु मानसून से प्रभावित है, इसलिए उन्होंने लिख दिया है शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, अर्थात CWG। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझने लायक है, जिसको और थोड़ा सा समझ लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश की जलवायु अकॉर्डिंग टू कोपेन है कैसी? CWG है। CWG का मतलब यहाँ पर सामने लिखा है, ठीक है ना। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? तापमान तथा वर्षा की मात्रा थी। इन्होंने जो ये अनुमान लगाया था उत्तर प्रदेश की जलवायु के लिए, CWG के लिए, इसमें मात्रा मासिक आधार पर, मासिक और वार्षिक, मतलब इन्होंने जो आंकड़ा निकाला था जलवायु अध्ययन करते समय टेम्परेचर और वर्षा का, वो मासिक आंकड़ा और वार्षिक आंकड़ा, मतलब एक वर्ष में कितना परिवर्तन हो रहा है वर्षा का, औसत वर्षा निकाली, और माह का वर्षा का डिफरेंस देखा, उस हिसाब से इन्होंने जलवायु का डिवीजन किया। इसके बाद आपको यह भी बात समझ में आई होगी कि कोपेन कहाँ के निवासी थे? ये जर्मनी के थे, ठीक है ना। अपना जलवायु वर्गीकरण कब दिया था? 1900 में दिया था। इसमें संशोधन कब किया था? 1918-36 में किया था, ठीक है ना। इन्होंने अपने जलवायु आधार क्या बनाया? तापमान और वर्षा को बनाया, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला किसी भी क्षेत्र का तापमान तथा वर्षा उस क्षेत्र की वनस्पति को क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है ना। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को समझाने के लिए कितने बड़े अक्षरों का? 5 बड़े अक्षरों का प्रयोग किया, जिनका मतलब समझ में आना चाहिए, और कई सारे छोटे छोटे अक्षरों का इन्होंने प्रयोग किया, यह भी बात आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं इन सभी संकेतों का प्रयोग करते हुए कोपेन ने भारत की जलवायु को कुल 8 भागों में डिवाइड किया। देखो इन सभी का प्रयोग करते हुए मैंने उत्तर प्रदेश की भी समझा दी, और उत्तर प्रदेश देखो इस CWG वाले लोकेशन में आता है, इसलिए CWG हो गया इसका। बाकी इन्होंने कंप्लीट भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया? तो 8 जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया। ये कौन से 8 जलवायु प्रदेश हैं? हम देखते हैं आगे। तो बच्चा ये देखो, ये कोपेन के अनुसार भारत के 8 जलवायु प्रदेश आपके सामने हैं। एक तो जलवायु प्रदेश CWG, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश भी आ गया, चलो इसकी बात हो गई। एक जलवायु प्रदेश है आपका एक जलवायु प्रदेश है क्या? ई। आपका देखो इसको थोड़ा सा राइटिंग आ जाए, आजा भैया तुम इधर आ जाओ, तुम नीचे चले जाओ, चला गया। देखो एक तो आपका ये ई हो गया, ई का ही एक पार्ट ET हो गया। ये BWHW लिखा है, ये लिखा है BWHW,
कैपिटल डब्ल्यू और एच स्मॉल डब्ल्यू, ये BSHW लिखा है, ये B कैपिटल SHW। सेम ये जलवायु यहां भी पाई जाती है। ये AMW लिखा है, दिख रहा होगा, AMW स्मॉल डब्ल्यू है, ये AS लिखा है। AS की क्षेत्र थोड़ा सा यहां भी पाया जाएगा, AS का क्षेत्र आपका कहां पाया जाएगा, थोड़ा सा ये यहां भी पाया जाएगा, ठीक है ना। मिजोरम और त्रिपुरा वाले रीजन में भी AS वाला क्षेत्र पाया जाएगा। ओके, तो जरा देखिएगा अब ये कैसा डिवीजन किया है। एक क्षेत्र इन्होंने ई बोला है, ध्रुवीय प्रकार, मतलब ये जो कंप्लीट क्षेत्र है ये क्षेत्र, इसको ध्रुवीय प्रकार की जलवायु बोला है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट इन्होंने बाद में इसी को ET है, इसी का पार्ट उत्तराखंड की जो जलवायु है ET प्रकार की जलवायु है, उसी को पार्ट में डिवाइड कर दिया, थोड़ा कम ठंडी, ठीक। इसके बाद BWHW, इसे गर्म मरुस्थली, देखो BWHW ये जो गर्म है और मरुस्थली है बिल्कुल तरीके से। BSHW मतलब इसके जो बाद की जलवायु है वो कैसी है, BSHW मतलब अर्ध शुष्क जलवायु है। अर्ध शुष्क जलवायु वैश्विक स्तर पर इसे स्टेपी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। जब आप वैश्विक स्तर पर आप कोपेन का वर्गीकरण देखेंगे, जलवायु को वर्गीकरण देखेंगे, तो स्टेपी, सवाना, इस टाइप के नाम आते हैं। याद रखना, स्टेपी शब्द किसे के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्ध शुष्क, ये आदर्श शुष्क नहीं लिखा बच्चा, ये अर्ध शुष्क लिखा है। अर्ध शुष्क प्रकार की जो जलवायु होती है उसे स्टेपी कहा जाता है। और सिंपल भारत में पूछा जाए कि भारत में स्टेपी जलवायु कहां पाई जाती है, तो याद रखना तब आंसर आप दे सकते हो कि भारत में स्टेपी जलवायु कहां पाई जाती है। तो देखो ये अरावली है, अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में जो पट्टी है, कहां से लेकर के, लगभग पंजाब से लेकर के कंप्लीटली गुजरात के कच्छ तक ये जो पट्टी आई है पीली पीली, ये कंप्लीटली स्टेपी जलवायु का प्रदेश है। कैसी जलवायु का प्रदेश है, स्टेपी। और स्टेपी जलवायु के पश्चिम में ये पूरी तरीके से शुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु है, शुष्क जलवायु है, अर्थात मरुस्थली जलवायु है, गर्म मरुस्थली जलवायु। कैसी बच्चा, गर्म मरुस्थली जलवायु है। तो ये बात समझ में आ गई। और स्टेपी जलवायु का एक पट्टी आपकी उत्तर प्रदेश में यहां भी पड़ती है, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन, तेलंगाना वाला क्षेत्र, यहां पर भी सेम पट्टी पड़ती है। इसके बाद DFC के नाम से इन्होंने किससे बोला, शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, मतलब शीतोष्ण कटिबंध में हो और आर्द्रता भी वहां पर पाई जाए। तो सिंपल सी बात है, देखो 23.5 यहां से निकल गया है, 23.5 के ऊपर शीतोष्ण पाया जाएगा, उसके नीचे उष्ण कटिबंध पाया जाएगा, और यहाँ पर बारिश अधिक होती है, इसलिए ये जो लोकेशन है इसे DFC लिखना आसान था, इसलिए ओपन ने इसे DFC बोल दिया। मतलब शीतोष्ण में आता है, जो कि 23.5 के ऊपर है, शीतोष्ण में आएगा, और यहाँ पर बारिश अधिक होने के कारण यहाँ पर नमी ज्यादा होती है, इसलिए आर्द्र जलवायु भी हो जाएगी। इसलिए DFC वाला लोकेशन क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वाला, मेघालय घाले वाला रीजन, ठीक है ना। इसके बाद CWG बेटा ये पूरा DFC ये पूरा आएगा, इसको थोड़ा सा कलर कर लीजिए, गंगा वाला इतने में आएगा, ठीक। CWG वो तो गंगा की घाटी अर्थात समशीतोष्ण, समशीतोष्ण मतलब ये वाला रीजन और गंगा घाटी, ठीक। AW किसे कहेंगे, AW ऐसे क्षेत्र को कहेंगे जो उष्ण कटिबंध में उपस्थित हो। देखो ये पूरा नीचे 0 डिग्री होगा, ये पूरा कंप्लीट उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है कि नहीं है, तो इसलिए इस कंप्लीट बचे हुए क्षेत्र को AW में हमने डाल दिया। और जो उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, समाना, समाना प्रकार की जलवायु। अर्थात उत्तर प्रदेश में समाना प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है, तो याद रखना जो व्हाइट कलर में मैंने इसमें लोकेट किया है, ये कंप्लीटली क्या है, समाना प्रकार की जलवायु। ये कंप्लीटली क्या है, AW, समाना प्रकार की जलवायु। इसके बाद AMW कैसी जलवायु होगी, जहां पर अधिक वर्षा होगी, जहां पर अधिक वर्षा बच्चा होगी वो AMW। अच्छा, जब मानसून आता है इस तरीके से, ये साउथ वेस्ट मानसून है, ये साउथ वेस्ट मानसून इधर से आता है, और जब इधर से आता है तो यहाँ पर सह्याद्री की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसको पार नहीं कर पाता, तो अपना ज्यादातर पानी कहाँ गिरा देता है, इसी केरल वाले रीजन में, इसी पट्टी में गिरा देता है। जब इस पट्टी में पानी ज्यादा गिराएगा तो बारिश ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र बन जाएगा ये। और इसके बाद एक मानसून की शाखा ऐसे निकल जाती है, तो AMW की पट्टी एक थोड़ा सा यहाँ पर भी पाई जाती है, ये पट्टी AMW की, यहाँ पर भी खूब बारिश होगी, ठीक है ना। तो AMW जहां पर अधिक बारिश हो। AS उन्होंने किस लोकेशन को इंडिकेट किया, AS लोकेशन ये देखो, जहां पर शीतकालीन वर्षा हो। शीतकालीन वर्षा जहां भी होती है बच्चा, दुनिया में शीतकाल में जहां भी वर्षा होती है वहां की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु कहलाती है। क्या कहलाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु कहलाती है। दुनिया में जहां भी ठंडी में बारिश होगी, याद रखना उस जलवायु को हम भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन भारत के इस क्षेत्र में होती है जहां नवंबर दिसंबर में क्या होती है, बारिश होती है। हालांकि इस बारिश होने का कारण क्या है, ये लौटता हुआ मानसून, मानसून जब लौट रहा होता है तो नवंबर दिसंबर में इसी लोकेशन में क्या करता है, बारिश करता है। इसलिए इस जगह को हम क्या बोल देंगे, AS बोल देंगे, अर्थात भूमध्य सागरीय जलवायु। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में स्टेपी जलवायु का क्षेत्र कहां है,
भारत में स्टेपी जलवायु का क्षेत्र कहाँ है, तो आप कह दोगे सर जी ये वाला लोकेशन स्टेपी जलवायु का प्रदेश है। ये लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है, इतना ज्यादा डिटेल में आपको जानने की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना पंजाब से लेकर के गुजरात तक का जो पट्टी है अरावली पर्वत के पश्चिम में, ये पूरी स्टेपी पट्टी है। स्टेपी पट्टी के पश्चिम में जो राजस्थान का क्षेत्र है ये कंप्लीटली आपका गर्म स्थल के अंतर्गत आता है। और सेम ऐसी पट्टी BSHW अर्थात स्टेपी टाइप की वो आपकी कहाँ आती है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले रीजन के उत्तरी भाग में, ठीक है ना। AMW केरल महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, ठीक है ना। AS तमिलनाडु वाला जो रीजन है, उसके बाद CWG पूरा गंगा का मैदान, ठीक है ना। DFC अरुणाचल प्रदेश मेघालय, ये पूरा इस क्षेत्र को DFC में लेके जाएंगे, थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे, ओके। AS में ये भी आ जाएगा थोड़ा सा पार्ट। E अर्थात जहां पर ध्रुवीय जलवायु हो, बिल्कुल टुंड्रा टाइप की जलवायु जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज याद कर सकते हैं आप। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और ये जलवायु वर्गीकरण कोपेन का था, याद रखना। कोपेन जर्मनी के मौसमवेत्ता थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट, ठीक है ना। और उन्होंने पूरी दुनिया की जलवायु को डिवाइड किया है। और ये चीज आपके मेंस में लिखने के लिए बहुत काम आएगी, और प्री के लिए तो जरूरी है ही है। और RO के लिए कोई बात ही नहीं भाई साहब, 1 नंबर का मटेरियल है। बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे देखते हैं, थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं। हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के तापमान की बात कर लेते हैं कि कहां पर कैसा तापमान होगा। तो देखो ये आपका पीला पीला जो दिख रहा है उत्तर प्रदेश है, ये कर्क रेखा है। अगर आप कर्क रेखा को गौर से देखें तो यहाँ पर ये देखो छोटे छोटे मैंने पहाड़ भी कोरिलेट कर रखे हैं। पेन ले लेते हैं पहले, पेन ले लेते हैं पहले। तुम नीचे आ जाओ, तुम बच्चा इधर चले जाओ, चला गया। देखो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ये वाला जो लोकेशन है, देखो ये पठारी क्षेत्र है और कर्क रेखा से काफी नजदीक है। फिर ये तुम्हारा जो है क्या है, आपका ये पर्वतीय क्षेत्र है। और ये पर्वतीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, ये बेसिकली विंध्य पर्वत का पार्ट है। जो विंध्य पर्वत इस तरीके से इस तरफ चला गया है, थोड़ा यहाँ पर मुड़ गया है। ये नॉर्थ ईस्ट में जो चला गया है, इसे कैमूर श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये कुछ इसकी लोकेशन है। कर्क रेखा से नजदीक होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। और जब बताओ, सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम ऊपर की जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि ऊपर से हम, यहाँ हिमालय है, यहाँ कौन है, हिमालय है। हिमालय ठंडा प्रदेश है। वहां से नीचे की तरफ आएंगे तो ठंडी गर्मी क्या होगी, बढ़ेगी। और नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो ठंडक ज्यादा बढ़ेगी, अर्थात गर्म कम होगा। क्लियर हो गया ना इतनी चीज। चलो, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कहाँ है, वो भैया ये है, बिल्कुल यहाँ पर ये है, ठीक है ना। सोनभद्र जिला कर्क रेखा से सबसे अधिक नजदीक है, नो डाउट। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कर्क रेखा के क्या है बच्चा, सबसे ज्यादा नजदीक कर्क रेखा के कौन है। तो आप कहेंगे देखो ये कर्क रेखा गई है, ये आपका ललितपुर है, और ये आपका सोनभद्र है। सोनभद्र से इतना दूर है और ललितपुर से इतना, तो कम दूरी किसकी है, सोनभद्र की है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र कर्क रेखा से सबसे अधिक नजदीक जिला है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक औसत तापमान कहां पाया जाता है, बुंदेलखंड में पाया जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है यहाँ का पठारी क्षेत्र होना। क्या है बच्चा, यहाँ का पठारी क्षेत्र होना तथा कर्क रेखा से नजदीकी होना। कर्क रेखा से नजदीक भी है, और दूसरी बात पठार है। पठार बने होते हैं चट्टानों से, किससे, चट्टानों से बने होते हैं। और चट्टानों की आदत होती है जल्दी गर्म होने की, ठीक है ना। थोड़ा टेम्परेचर में ये क्या हो जाती है, गर्मा जाती हैं, ठीक है ना। और जल्दी ठंडे होने की आदत भी होती है। तो यह बच्चे ये क्या होता है, सबसे अधिक गर्म तापमान यहाँ पर देखा जाता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्म तापमान हमें बांदा में दिखाई देता है। कहाँ पे दिखाई देता है, बांदा में दिखाई देता है। बांदा बुंदेलखंड का जिला है, ठीक है ना। सबसे अधिक गर्म महीना इस उत्तर प्रदेश का कौन सा होता है, तो याद रखना जून का होता है। जून का क्यों होता है, क्योंकि ये जो कर्क रेखा यहाँ है ना, सूर्य यहाँ पर लंबवत कब होगा, जून को होगा। तब 21 जून को, 21 जून वो डेट होती है जिस दिन सूर्य जो है कर्क रेखा पे लंबवत होगा। जब कर्क रेखा पे लंबवत होगा तो याद रखना सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पे सीधी जाएंगी तो उत्तर प्रदेश में भी गर्मी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो जून के महीने में उत्तर प्रदेश में क्या होती है, सबसे ज्यादा गर्मी देखी जाती है, अर्थात सबसे ज्यादा टेम्परेचर जून के महीने में देखा जाता है। सबसे ठंडा महीना उत्तर प्रदेश में कब होगा, जनवरी में होगा। क्यों होगा, क्योंकि जनवरी तक आते आते जो सूर्य भगवान है वो बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, कर्क रेखा के नजदीक जा रहे होते हैं। क्योंकि आगे जाके दिसंबर में सूर्य को मकर रेखा में जाके चमकना है, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश में जनवरी में क्या होती है, ठंडी सबसे कम होती है, मतलब ठंडी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ठंडा महीना उत्तर प्रदेश का जनवरी का होता है। याद रखना, सब पूछे जाते प्रश्न हैं, ठीक है। विद कारण बता रहा हूं आपको। उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है। मतलब जब हम इधर से इधर जाएंगे, पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ता है। तथा शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। नहीं, शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण, मतलब ठंडी में अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आओगे तो सिंपल सी बात, ठंडी में हिमालय और ठंडा होगा। जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ आओगे थोड़ा थोड़ा गर्माहट फील होगी, तो उत्तर से दक्षिण आने में गर्मी बढ़ेगी। जबकि गर्मी के सीजन में जब आप इधर से इधर की तरफ जाओगे तो सिंपल सी बात है, इधर पठारी क्षेत्र मिलता है
और इधर फिर राजस्थान की बॉर्डर लग जाती है, तो गर्माहट इधर ज्यादा बढ़ेगी इधर की तुलना में, ठीक है ना। तो पूरब से पश्चिम जाने पर भी गर्मी बढ़ती है और शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण आने पर भी गर्मी बढ़ती है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको उत्तर प्रदेश के तापमान से संबंधित पॉइंट आपको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे वर्षा के बारे में। उत्तर प्रदेश में वर्षा कहाँ से होती है और उत्तर प्रदेश में वर्षा होती कहाँ से है और उसका कारण क्या है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो हम चल रहे हैं, थोड़ा इसको नीचे कर दें। पेन महोदय आ जाएं, पहले आ गए पेन महोदय, इनको इधर भेज दो नहीं तो बुरा मान जाएंगे। सबको ख्याल रखना पड़ता है, सब बुरा मान जाते हैं थोड़े। जरा देखिएगा, ये आपको भारत है, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर मैंने वर्षा का टप परसेंटेज दिखाया है, मतलब वर्षा कितना, यहाँ 112 सेंटीमीटर लगभग हो रही है, यहाँ 150 सेंटीमीटर हो रही है, जैसे यहाँ 94 सेंटीमीटर। जैसे आप इधर की तरफ जा रहे हैं, जैसे आप इधर की तरफ जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं वर्षा की मात्रा क्या हो रही है, निरंतर कम होती चली जा रही है। फिर यहाँ आप देख रहे हैं 84 सेंटीमीटर ही वर्षा हो रही है। यहाँ पर मथुरा है, जहाँ पर आप देखेंगे लगभग 54 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। कितने सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर। मतलब सबसे कम बारिश उत्तर प्रदेश में मथुरा में होती है। कहाँ पे होती है, मथुरा में होती है। और सबसे ज्यादा बारिश उत्तर प्रदेश में देखो यहाँ पर गोरखपुर है, यहाँ पर होती है लगभग कितना, 184 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा बारिश उत्तर प्रदेश में यहाँ पर होती है। अब जरा देखिए ऐसा क्यों होता है। भारत को देखिए, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो यहाँ से आता है, ये इस इलाके से दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री करता है। इसकी एक शाखा आपका ऐसे मुड़ जाती है और एक शाखा बंगाल की खाड़ी में ऐसे चली जाती है। अब ये बंगाल की खाड़ी में जब जाती है तो बंगाल की खाड़ी की नमी को भी क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और घूमते हुए फिर वो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। वैसे तो ये जाना इस तरफ चाहती है, लेकिन आगे हिमालय खड़ा है, हिमालय बेचारी को मोड़ देता है, कहता है बेटा तुम इधर जाओ। तो मजबूरी में मानसून को किधर जाना पड़ता है, इधर मुड़ना पड़ता है, ठीक है ना। पहले जब मानसून जाता है तो सीधे घुस जाता है मेघालय में। अब मेघालय में चकभकिया जाता है कि निकले कहां से, क्योंकि मेघालय में बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतियां। अब इसको निकलने का कहीं जगह नहीं है, ये जाना चाहता है इधर, जाना चाहता है ये इधर, लेकिन यहाँ पर इतनी पहाड़ियां ऐसे खड़ी हैं पहाड़ियां। अब ये पहाड़ी, मानसून की इतनी हिम्मत नहीं कि भाई साहब इतनी ऊंची ऊंची हिमालय की पहाड़ियों को पार करके वापस चला जाए, ऊपर निकल जाए। तो मजबूरी में ये क्या करता है, मजबूरी में ये इस तरफ क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, इस तरफ मुड़ जाता है। फिर भी जाना किधर चाहता है, उत्तर में, लेकिन निरंतर हिमालय खड़ा है ऐसे ऐसे, इसलिए ये उत्तर में ना जाकर के धीरे धीरे मजबूरी में घिसता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और बिहार में बारिश करता है। बिहार में बारिश करने के बाद फिर कहां बारिश करता है, आपका उत्तर प्रदेश में बारिश करता है। अब बारिश कर रहा है तो जो उसके पास सपोज करो घड़ा लिए जा रहा है, पानी फैलाते चला जा रहा है, तो यहाँ पर पानी ज्यादा फैलाएगा बिहार में, इसीलिए बारिश ज्यादा होती है उत्तर प्रदेश की तुलना में। फिर उत्तर प्रदेश में देखो ये पूरब वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पानी उलट देगा, यहाँ पहुंचते पहुंचते उसके घड़े में पानी क्या होता है, कम हो जाता है। और जब वो यहाँ पहुंच रहा होता है तो उसके घड़े में पानी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसीलिए देखा होगा आपने कि उत्तर प्रदेश में जब ये मानसून यहाँ पर खड़ा होता है इस टाइप से, तो यहाँ बारिश ठीक ठाक करता है और फिर ऐसे ऐसे उसकी बारिश की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। ऐसे ऐसे उसकी बारिश की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। और तब तक भाई साहब मौसम जुलाई अगस्त आने लगता है और मानसून लौटने लगता है। ठीक, एक तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद एक चीज और समझिए, तो गर्मी के महीने का कहानी हो गई। इसके बाद ठंडी के सीजन में भूमध्य सागर में जो है ठंडी ठंडी, मतलब भूमध्य सागर से मानसून एक चलता है, एक तरीके से समझिए। भूमध्य सागर से शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। ये पश्चिम की तरफ से आ रहे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और जब ये विक्षोभ आते हैं तो भारत में ठंडी में बारिश करते हैं, क्योंकि ये शीतकाल में भारत की तरफ आ पाते हैं, तो ठंडी में बारिश करते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, क्योंकि वो इस तरफ से आ रहे होते हैं, तो ये समझ लो घड़ा लिए चले आ रहे हैं। तो पानी अगर उत्तर प्रदेश में डालेंगे तो इस इलाके में पानी क्या करेंगे, ज्यादा डालेंगे, इस इलाके में पानी क्या करेंगे, कम डालेंगे, फिर थोड़ा पानी कम डालेंगे और यहाँ आते आते उनका पानी खत्म हो जाएगा। इसलिए याद रखना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने से बारिश क्या होती है, कम होती है, पानी की मात्रा कम होती है। जबकि साउथ वेस्ट मानसून में पूरब से पश्चिम की तरफ चलने पे बारिश की मात्रा क्या होती है, घटती है। ये इधर की इधर चलने पे क्या होती है, घटती है, और इसमें इधर की तरफ घटती है। अगर आपसे पूछा जाए शीतकाल का जो मानसून, भूमध्य सागरीय मानसून है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वो सबसे अधिक बारिश उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में करता है या उत्तरी दोआब में करता है, तो आप कहोगे सर उत्तरी दोआब में करता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि साउथ वेस्ट मानसून जो इधर से आ रहा है, वो अपना ज्यादातर पानी पश्चिमी क्षेत्र में करता है उत्तर प्रदेश के, कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, तो कहोगे सर जी आप पूरब से रहा है तो घड़ा पूरब में पहले उल्टाएगा, तो पानी सबसे ज्यादा कहां बरसेगा, पूरब में बरसेगा, इसलिए यहां पर बारिश ज्यादा होती है। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम जरा देखते हैं कुछ पॉइंटों को, उन पॉइंटों से और अपनी बात को क्लियर करते हैं, अपनी बात को और अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। जैसे समझिएगा जरा,
जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किससे होती है? अगर उत्तर प्रदेश में बारिश की टोटल बात करें तो सबसे अधिक बारिश 90% बारिश लगभग इस मानसून से होती है। इसका योगदान 90% है और इसका योगदान मात्र 10% है। मतलब जो भी यूपी में बारिश हो रही है, यूपी में जो भी बारिश हो रही है बच्चा, उसका 90% योगदान इस मानसून का होता है और 10% मानसून योगदान इसका होता है शीतकालीन मानसून अर्थात पश्चिमी विक्षोभ का होता है। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, यह वर्षा जो साउथ वेस्ट मानसून है, यह वर्षा कब से कब तक चलती है? जून से सितंबर तक चलती है। ये इस मानसून की जो वर्षा है उत्तर प्रदेश में कब से कब तक चलती है? तो ये जून से बेसिकली सितंबर तक चलती है। कहां से कहां तक? जून से सितंबर तक चलती है। सितंबर से फिर मानसून लौटने लगता है और मानसून दक्षिण की तरफ ऐसे आने लगता है और नवंबर तक जो है तमिलनाडु में पहुंच जाता है। ठीक है ना? डेट याद कर लेना, जून से सितंबर तक। अच्छा, प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, जून में एंटर किया, तो जून में एंटर करता है, फिर अगले महीने फिर यहाँ जुलाई में अचक के बारिश करता है। तो इसलिए जुलाई में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है। ठीक है ना? बाकी 10% वर्षा मैंने बताया किसके द्वारा होती है? शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद याद रखना, उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम में, मतलब पूरब से पश्चिम दिशा में चलने पर वर्षा की मात्रा क्या करती है? घटती है। सिंपल सी बात है, घड़ा लेके तुम चल रहे हो, इधर पानी भी गिरा रहे हो, तो पानी यहाँ से गिरते 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 जब इधर पहुंचोगे तो पानी क्या हो जाएगा? घड़े में खत्म हो जाएगा। ऐसे मानसून भी होता है। ठीक है ना? तो पश्चिम से चलने से पूरब से पश्चिम चलने पर वर्षा की मात्रा क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है? यहाँ देख भी रहे हो, 112 सेंटीमीटर, 94 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर, यहाँ पर 54 सेंटीमीटर मथुरा में आएगी। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। यहाँ गोरखपुर है सबसे ज्यादा, 184 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? तो मथुरा में होती है, 54 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना? इसका मुख्य कारण क्या है? साउथ वेस्ट मानसून का पूरब दिशा से आना। अगर पूरब दिशा से ना आ रहा होता, पश्चिम से आ रहा होता, तो यहाँ बारिश ज्यादा हो रही होती, यहाँ बारिश क्या हो रही होती? कम हो रही होती। सिंपल सी बात है। ठीक है ना? उत्तर से दक्षिण दिशा में चलने में भी वर्षा की मात्रा क्या होती है? घटती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जैसे आओगे देखो तो यहाँ बारिश ज्यादा होगी, क्योंकि जब मानसून आता है, अब यहाँ का कंसेप्ट जरा समझ लो। जब मानसून इधर आ रहा है, सपोज करो तुम घड़ा लेकर के चल रहे हो ऐसे, अब यहाँ पहाड़ स्थित है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत ऐसे स्थित है। अब ये बादल आए, टकराए, और बादल जैसे टकराए तो बारिश सबसे ज्यादा कहाँ करेंगे? वहीं तो करेंगे जहां टक्कर ज्यादा होगी। और उससे लगी पट्टी कौन सी है? भाभर और तराई पट्टी। इसीलिए उत्तर में जब मानसून आ रहा होता है तो उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के क्या होती है? सामान्यतः बारिश ज्यादा होती है, और फिर ये जैसे नीचे की तरफ आते हैं बारिश क्या होती है? कम होती है। इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने 150 सेंटीमीटर को रिलेट किया और नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा कम ही किया है। ठीक? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में चलने पर वर्षा की मात्रा घटती है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी। सबसे अधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है? तो ये यहाँ पर सोनभद्र है। ये इसका कारण मैंने बताया है कि यहाँ पर विंध्य पर्वत की श्रेणियां हैं, अर्थात कैमूर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और कैमूर पर्वत श्रृंखलाएं होने के कारण यहाँ पर खूब सारे वन वनस्पतियां हैं, और वन वनस्पतियां होने के कारण जब वन ज्यादा होते हैं तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है। वनाच्छादन होने से यहाँ नमी ज्यादा रहती है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए सोनभद्र नमी वाला जिला कहा जाता है उत्तर प्रदेश का, और सबसे ज्यादा वन उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। उम्मीद है आपको कि आपको उत्तर प्रदेश की वर्षा और तापमान बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। तापमान ही बहुत अच्छे तरीके से, जलवायु प्रदेश समझ में आ गए, आपके कोपेन का वर्गीकरण समझ में आ गया, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु के अंदर एक छोटी सी चीज और बची है, उसको क्लियर कर देते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जलवायु इस वीडियो में क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश की जलवायु IMD के अनुसार, किसके अनुसार? एक सेकंड, चलो बच्चा, IMD के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में उत्तर प्रदेश की जो ऋतुएं हैं कुल मिलाकर कितनी हैं? IMD के अनुसार, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और इसके अनुसार कितनी ऋतुएं हैं उत्तर प्रदेश में? 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है ना? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी IMD की, याद रखना, 15 जनवरी 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है ना? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है? इसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ऋतुएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ठीक है भैया, कौन कौन सी? शीत ऋतु, ओके, और कौन सी ऋतु होती है? और इन्होंने कहा है एक ऋतु होती है उत्तर प्रदेश में, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है भैया, और वर्षा ऋतु, मतलब 3 ऋतुएं होती हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है भैया, होती हैं। अब इनका जरा देखिए वर्गीकरण, क्या कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने समझाया है। इनका कहना है कि जो शीत ऋतु में होता है उसका समय क्या होता है? तो अक्टूबर से फरवरी। उत्तर प्रदेश में जो शीत ऋतु का समय होता है वो कब से कब तक होता है? अक्टूबर महीने से लेकर के फरवरी महीने तक शीत ऋतु चलती है। नॉर्मल चलती है यार, तुम लोग उत्तर प्रदेश के हो, जानते होंगे। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक चलती है? तो मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु चलती है, कोई बात नहीं। वर्षा ऋतु कब से कब तक चलती है? तो मध्य जून से लेकर के अक्टूबर तक। वर्षा ऋतु पूरा साल हो गया कि नहीं हो गया? पूरे साल हो गया कि नहीं हो गया? अक्टूबर से फरवरी शीत चलेगा,
मार्च से जून ग्रीष्म चलेगा और मध्य जून से अक्टूबर वर्षा चलेगी। सिंपल सी बात है। अक्टूबर के बाद ठंडी, देखो जैकेट कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर, जैकेट पहन लिया, नवंबर दिसंबर में जैकेट पहनना पड़ जाता है, ठीक है ना। अक्टूबर से ठंडी होने लगती है, फरवरी तक चलती है, फरवरी तक सिकुड़ते हो तुम लोग। गर्मी में ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक चलती है। मार्च से कहां तक चलती है, मध्य जून तक चलती है। गर्मी खूब, जून में भयंकर गर्मी होती है, लू चला करती है। वर्षा ऋतु आधे जून से फिर चालू हो जाती है, क्योंकि जून में मानसून क्या होना जाता है, इंटर कर जाता है, और अक्टूबर तक भयंकर क्या होती है, वर्षा होती है, देखा होगा, ठीक। अब इसके बाद वर्षा की बात की जाए, शीत ऋतु में वर्षा प्रदेश के पश्चिमी भाग में लगभग 10% वर्षा होती है। ठंडी में देखो मैंने पश्चिमी क्षोभ के कारण हो रही है वर्षा शीत ऋतु में, ठीक। ग्रीष्म ऋतु में लगभग 10 से 20% हो पाती है, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा है वो कितने से कितने तक होती है, वो लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक। उसके बाद वर्षा ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कहाँ होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा कब होती है, वर्षा ऋतु में, और ये लगभग 184 सेंटीमीटर, सबसे ज्यादा गोरखपुर में, और मथुरा में कितनी होती है, 54 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इतनी वर्षा का कारण क्या है, शीत ऋतु में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ तथा शीतकालीन चक्रवात। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा का ऐसे वो तो धोखे से हो गई तो हो गई, कोई कारण नहीं है। वर्षा ऋतु में वर्षा का कारण क्या है उत्तर प्रदेश में, तो साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है ना, जो बंगाल की खाड़ी से आता है। ये साउथ वेस्ट मानसून वैसे आता तो हिंद महासागर से है, लेकिन उसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी में घुस जाती है, और वही बंगाल की खाड़ी की शाखा ही कहां पहुंचती है, उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। तो वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है, बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून, ठीक है ना। अच्छा, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इससे रिलेटेड शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होता है, बढ़ता है। मतलब शीत ऋतु में अगर उत्तर प्रदेश में हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। रीजन उत्तर में हिमालय है तो बिल्कुल ये ठंडा पड़ जाता है, दक्षिण में चलेंगे थोड़ा सा गर्माहट आएगी, तो उत्तर से दक्षिण चलने में गर्माहट आती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान लगभग कितना पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश का, 47 डिग्री सेल्सियस। ये किस क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड में भी सबसे ज्यादा किसका, बांदा का। इसके बाद वर्षा ऋतु में जो है इसका महत्वपूर्ण कोई तथ्य जरूरत ही नहीं है, सारा काम हो गया इसको, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि जो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में, उसे पूर्वा मानसून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वा, क्योंकि वो पूरब से आ रहा होता है ना, बंगाल की खाड़ी से होते हुए, इसलिए पूर्वा बोल देते हैं, ठीक है ना। तो देखो आज हमने जो है क्लाइमेट के अंदर इतनी सारी बातें कर दी, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और आज क्लाइमेट बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। और इसके बाद अब अगला चलेगा टॉपिक हमारा, अगला टॉपिक वैसे आएगा क्या, इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा उत्तर प्रदेश की मृदा होगा। आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम मृदा को डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश की बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद।